जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम देख रहे हैं यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन के एनालिसिस को, जो कि इन सारे एग्जाम से क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई में कैसे उठ के आता है वो सब को भी हम डिटेल से समझते हैं। अगर किसी को लगता है पीवाईक्यू क्यों करना है, ये क्यों ज़रूरी है, तो आओ दिखाते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन देखते जाओ, उसके बाद आप खुद ही बोलोगे पीवाईक्यू क्यों जरूरी है। ये देखो, यूपीएससी सीडीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा था आत्मसम्मान आंदोलन, 2025 में क्वेश्चन है आत्मसम्मान आंदोलन। आगे चलो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है 1997 का है, यूपीएससी सीएसई 1997 पूना पैक्ट के बारे में। ये पूना पैक्ट के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है पूना पैक्ट के बारे में। ये सारा स्टेटमेंट पूना पैक्ट के बारे में ये, और इसके ऑप्शन में भी पूना पैक्ट दे रखा है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देखोगे 2024 में पूछ रखा है ये असहयोग आंदोलन के बारे में, ये निगेटिव स्टेटमेंट। 2025 का क्वेश्चन देखो, एज इट इज असहयोग कार्यक्रम के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दे रखा है। चलो आगे चलते हैं। और ये असहयोग आंदोलन वाला जो था यूपीएससी सीएसई से ही उठाया था, इसका ऑप्शन देखो ऑप्शन सी, उसी से ये क्वेश्चन बनाया था। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे देखो यूपीएससी सीएसई 2016, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अरगट्टा के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में भी देखो, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में सेम उठा के पूछ दिया, यहाँ पे अरगट्टा था, यहाँ पे भी अरगट्टा है। ठीक, चलो नेक्स्ट चलता है। यहाँ पे देखो यूपीएससी सीडीएस 2024 में पूछा गया था, ये चोल राजा के बारे में, ये सारा स्टेटमेंट पढ़ोगे। यहाँ पे यही बोल रहा है श्री विजय के शैलेंद्र राजा, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे भी यही है श्री विजय के विरुद्ध। ठीक है, ये मलय पड़ा वाला। और यहाँ पे ऑप्शन सी राजेंद्र प्रताप, राजेंद्र प्रताप। ऑप्शन भी चेंज नहीं किया, देख रहे हो कितना आलसी है एग्जामिनर। यहाँ पे देखो यूपीएससी सीआईएसएफ 2022, यहाँ पे देखो 2025 में ये 4 ऑप्शन में ये नाटो के बारे में, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि, ये यहाँ पे पढ़ो उत्तरी अटलांटिक संधि के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे पढ़ो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के बारे में, ये नाटो के बारे में ये भी था, ये नाटो के बारे में, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव। बाकी थोड़ा सा ये ऑप्शन एलिमिनेशन का वो लगा रखा था तिकड़ा में। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सीआईएसएफ 2022 का है, यूपीएससी सीएसई का है 2025 का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिम्स्टेक के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ो बिम्स्टेक के बारे में। तो अगर अभी भी किसी को लग रहा है ना कि पीवाईक्यू करना क्यों ज़रूरी है, अगर अभी भी लग रहा है पीवाईक्यू करना क्यों ज़रूरी है, फिर तो भाई तुम्हारा भगवान भला करे। ठीक, जितने भी बच्चे देख रहे हो, अगर पीवाईक्यू को कर लोगे, मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागोगे, बेटा आपका 110% प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, किसी भी कोचिंग के मॉक टेस्ट के पीछे मत भागो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार चिल्ला के बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट किसी कोचिंग का खरीदोगे, पैसा जाएगा कोचिंग वाले के पास। ठीक है, पीवाईक्यू करोगे, आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लो पीवाईक्यू, यहाँ पे तो मैं खुद करवा ही रहा हूँ। ठीक है, अभी समझ में आ गया पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है। अब कोई मत बोलना पीवाईक्यू क्यों करना है। तो इसी में अभी हम मेरा चल रहा है, इसमें पूरा टॉपिक वाइज चल रहा है। और ये टॉपिक वाइज का ना आज ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद ईयर वाइज करवाएंगे। यहाँ पे अगर जैसे ये पॉलिटी चल रहा है और ये CISF का है 2024 का, इसके बाद देखोगे तो यही सारे क्वेश्चन लगे हैं। CAPF का तो कंप्लीट करवा ही दिया, इसका जितने भी ये लेक्चर है ना, जितने भी ये एनिमेटेड PDF है, ये लिखा हुआ PDF, ठीक है, ये सारा वीडियो PDF सब आपको मिल जाएगा। इसको सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। ठीक है, इस वाले नाम से ना कुछ कुछ अलग अलग अकाउंट भी बन रखे हैं, लेकिन आपने कोचिंग का ना वो लोगो लगा है, उसमें कितने 41 या 45 के आसपास कुछ ऐसा अभी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे जुड़ जाना, यहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे। ये जो PDF यहाँ पे, ये सारा PDF मिल जाएगा। लेकिन इस चैनल इसका ना नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और कल होगा तो कल Q&A आएगा। जिस भी बच्चे का जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन कमेंट कर देना, मैं बोल दूंगा। ये जो हम जैसे 2-3 जने का टीम है, उसको बोल दूंगा जितने भी कमेंट हैं सारे कमेंट को पिन कर देने के लिए, और सबका Q&A में वो कर देंगे। ठीक है, जिसका जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना। तो शुरू करें अब आज का क्लास। चलो, अभी चल रहा है कौन सा, ये चल रहा है CISF है, CAPF है, क्या चल रहा है, हाँ अभी चल रहा है CISF 2024। तो CISF 2024 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन नंबर 41 तक देख लिया था। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। अभी बोलोगे इसके बीच का क्वेश्चन कहाँ छोड़ दिया है, तो इसके बीच में ना कोई अदर सब्जेक्ट आ गया होगा, तभी ये क्वेश्चन जो सेट किया है ना वो छोड़ दिया होगा। ठीक है, अभी क्योंकि पॉलिटी देख रहे हैं, तो पॉलिटी से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं बस उसी को सोल्व करेंगे। और ये आज लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि PYQ नहीं करवाएंगे, इसके बाद ईयर वाइज करवाएंगे।
ईयर वाइज। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा है ईयर वाइज करवाओ, ईयर वाइज करवाओ। जैसे ईयर वाइज करवाने लगते हैं फिर बच्चा मैसेज करता है टॉपिक वाइज करवाओ। तो अब ना मुझे अपने हिसाब से चलने दो, आप लोग के हिसाब से चलेंगे तो फिर पढ़ाई होने से रहा। बहुत सारे बच्चे मैसेज करके वही परेशान करते हो, ईयर वाइज कब करवा रहे हो। और अभी कुछ दिन पहले जब ईयर वाइज करवा रहा था तो मैसेज कर रहे थे टॉपिक वाइज कब करवा रहे हो। अब मैंने फैसला कर लिया है अभी से लेके, ठीक है, जितने भी आज तक PYQ पूछे हैं यूपीएससी ने, सारे यूपीएससी के एग्ज़ाम का जितने PYQ होंगे, ठीक है, चाहे वो CSE का हो, चाहे NDA का हो, या फिर CDS का हो, CAPF CISF, जितने भी एग्ज़ाम है ना, सारे एग्ज़ाम को ईयर वाइज मैं खुद इसी चैनल पे सारे वीडियो आते रहेंगे, आप लोग इसको देखते रहना और ये जो नोट मिलेगा इसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। और जब जूम कॉल होगा तो जूम कॉल पे आप लोग मीटिंग करते रहना। चलो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। तो आज ये नेक्स्ट लेक्चर करके ख़त्म कर देंगे इस सीरीज को। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा या तो वो 2023 का होगा, CSE 2023 का, या फिर 2024 का तो हो ही गया, CSE 2024 का कंप्लीट करवा रखे हैं, 2024 कंप्लीट है, या फिर होगा तो 2025 का करवा देंगे, ठीक है। देखो 2025 का क्यों नहीं करवा रहे हैं, इसके पीछे रीजन जान लो। इसके पीछे यही कि अगर मैं कोई क्वेश्चन करवा दूं और यूपीएससी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन क्या करता है, गलत कर देता है। तो मैं अगर कोई क्वेश्चन करवा दूं और बाद में यूपीएससी अगर उसको गलत कर देगा तो आप लोग ब्लेम मेरे ऊपर फेंकोगे कि सर आपने गलत करवा दिया, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। और 10 से 12 क्वेश्चन ना हर बार कोचिंग वाले का गलत हो जाता है, तो मैं इसलिए रुक रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की के लिए। बाकी मैं करवा दूंगा जब ऑफिशियल आंसर की आएंगे, तो जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसको फिर से सही करवा देंगे, ठीक है। चलो यहाँ से पहला ये 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण, स्वतंत्रता और देह की सुरक्षा का अधिकार है। अच्छा यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा की है, और यहाँ पे कुछ आर्टिकल दे रखे हैं। ये ध्यान रखो, जब भी ये पूछ रहा है ना, प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और स्वतंत्रता और देह की सुरक्षा। आप लोग एक बात बताओ, हमारे संविधान जो है इसको मिटा देते हैं यहाँ से, रहने देते हैं, फिर वो मिट जाए। हमारे जो संविधान है, तो आर्टिकल आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताओ, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये किस चीज़ से संबंधित है। आप लोग बता सकते हो, कमेंट करना ये चीज़ कि आर्टिकल 12 से 35 ये किस चीज़ से संबंधित है और क्यों है ये, ठीक है। और इसके द्वारा रीट जारी किया जाता है, 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है, जिसके बारे में कल ही बता रखा हूँ, ठीक है। तो वो पाँचों रीट बताना कि पाँचों रीट कौन कौन सा है और इस रीट को जारी कौन करता है। देखो जब तक लिंक नहीं करोगे ना PYQ को, तो याद कैसे कर पाओगे, इतने चीज़ को रट नहीं पाओगे। तो लिंक बैठा के चलते जाओ, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। मेरे दिमाग में कैसे ये सब, मैंने बहुत बार इसको रिवीजन किया, बहुत बार, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखो, जब मैं तैयारी कर रहा था ना बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको रिवीजन करता था PYQ को। यहाँ पे देखो कि ये जैसे 5 रीट है, तो पाँचों रीट में से कौन कौन सा रीट है और सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है इसमें, हाई कोर्ट का क्या पावर है, ये भी बताना कि सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें पावर है, हाई कोर्ट का क्या है। उसके बाद एक चीज़ और, राष्ट्रपति का इधर क्या भूमिका है ये भी बताना, ठीक है। चलो यहाँ से अब ये जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, अभी आप लोग जो नए जुड़ रहे होंगे उसको लगता है ये क्वेश्चन मैं रैंडम पूछ लिया, ऐसा नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन मैं कल या परसों ही करवाया हूँ, ये देखोगे ना इधर कहाँ पे करवाया हूँ, इधर ही तो था कुछ, या फिर अगले लेक्चर में करवाया हूँ। हाँ इधर ही, ये सब ना राष्ट्रपात वाला, या फिर आगे नीचे लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में करवाया हूँ, लेकिन ये मैं करवाया हूँ, मुझे याद है तभी पूछ रहा हूँ। तो आप लोग आंसर करना, ठीक है। चलो अभी पहले इस क्वेश्चन को आराम से देखो, आराम से समझो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा। तो ये जो बोल रहा है ना, प्रत्येक व्यक्ति को प्राण, स्वतंत्रता और देह की सुरक्षा, तो ये है अनुच्छेद 3। लेकिन अनुच्छेद 3 के बाद भी तो ये सारे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 है, इन सबको भी जान लो, क्योंकि यूपीएससी का वही है ना, कभी ऑप्शन उठा के क्वेश्चन पूछ ले तो फिर पता चलेगा ये तो पढ़े ही नहीं है, तो ऐसा छोड़ना ही नहीं है। चलो अनुच्छेद 1 के बारे में, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, ये जो है मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा। 3 तो पता चल गया ना, 3 में ये वाला लिख लो, ठीक है। अगर इसको यहाँ से मैं इरेज करके लिख दूँ, यहाँ पे देखो ये जो है ये लाइन जिसको मैं इधर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या है,
ये अनुच्छेद 3 के बारे में कह रहा है। अभी बचा है 3 अनुच्छेद और बचा है, 1, 2 और 4। देखो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, ये कहता है कि सभी मनुष्य, ये कहता है, यहाँ पे लिख लो, अगर यहाँ पे अगर लिखोगे ना तो हेडिंग ही बना लो, मानव। और ये बहुत बार रिपीट है, इसलिए ध्यान रखना। ये CDS में 2017 के आसपास पूछा भी है। अब CDS पेपर 1 या 2 में ये याद नहीं है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, भौम घोषणा, ठीक है। अभी देखो इसमें अनुच्छेद 3 तो मैंने देख लिया। अभी इसमें, अरे यार ये क्या होगा, चलो इसका अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 ये बोलता है कि सभी मनुष्य जन्म क्या करते हैं, स्वतंत्र लेते हैं। सभी मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं। स्वतंत्र जन्म लेते हैं। और वो क्या होता है, समान, वो अधिकार में समान होता है, ठीक है। सम्मान मतलब सभी का समान रूप से सम्मान करोगे, रिस्पेक्ट। सभी क्या होता है, सम्मान, वो अधिकार में समान होते हैं, समान होते हैं। और कोई भी जैसे मनुष्य है ना, उसको एक दूसरे के प्रति क्या होनी चाहिए, भाईचारा। भाईचारा मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा की भावना, मतलब सभी के बीच या एक दूसरे के बीच क्या होनी चाहिए, भाईचारा की भावना होनी चाहिए। भाईचारा भावना होनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर इतना पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा ना कि अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, और ये हमारे संविधान का अनुच्छेद नहीं है, ये भी ध्यान रखना कि ये कोई हमारा आर्टिकल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप बोलोगे कि भारत का संविधान ऐसा बोलता है। ये है मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का ये अनुच्छेद है सारा, ठीक है। अब उसी का ये बोलता है अनुच्छेद 1 कि सभी मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, उसके आर्टिकल 1 में आ गया, आर्टिकल 2, 3, ऐसे सारे आर्टिकल हैं इसके भी, जैसे हमारे अनुच्छेद का आर्टिकल, इसके भी अनुच्छेद है। अब देखो इसका अनुच्छेद अगर 2 देखोगे ना, ये वाला जो आर्टिकल 2, अगर इसको जानते हो, इसके बारे में यहीं पे लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है। देखो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि ये जाति, जो जाति मूल वंश के बीच में क्या होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जाति मूल वंश, धर्म, राजनीतिक, भाषा। अच्छा भाषा से एक चीज़ याद आया, अभी बताता हूँ। भाषा, धर्म, राजनीति आधार पे क्या बोलता है कि भेदभाव नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये कौन बोलता है, मानव अधिकार का जो सार्वभौम रक्षा करता है ना, वही बोलता है। लेकिन अभी देखोगे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जो भी उत्तर भारतीय हैं उनको पीटा जा रहा है। क्यों पीटा जा रहा है, क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं, हिंदी नहीं बोल रहे हैं। तो वो कौन सा अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हैं, अनुच्छेद 2। अभी यार क्या ही चल रहा है हमारे देश में, छोड़ो ये मेरा टॉपिक है नहीं, मैं बोल दूंगा तो बहुतों लोग को बुरा लग जाएगा, ठीक है। और फिर कोई क्लिक विलिक काट के इधर से उधर चलाते रहेगा। देखो यार हमारा देश ना यूनाइटेड है ही नहीं, सही बता रहा हूँ। कोई धर्म पे लड़ रहा है, ठीक है, कहीं पे देखोगे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है। अगर इससे भी जब पेट भर जाता है तो फिर हिंदू हिंदू में लड़ाई होने लगती है, ठीक है। फिर इससे भी नहीं उधर मिलता है तो मुस्लिम मुस्लिम में लड़ाई होता है। मुस्लिम में कैसे लड़ाई होता है, पसमंदा के लिए सिया सुन्नी में लड़ाई होने लगता है। तो यूनाइटेड हम हैं कहाँ, यूनाइटेड भारत का जो सपना हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जी देख के गए हैं, हमारे जितने भी लेजेंड थे वो सारे जो यूनाइटेड इंडिया का सपना देख के गए हैं, हम लोग को एक अच्छा भारत बनाने का सपना दे के गए हैं, ये तो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है।
अभी महाराष्ट्र में मैं पिछले दिनों से वीडियो देख रहा हूँ, मतलब इतना खून खोलता है ना उन सब की वीडियो को देख के। अभी अगर वो मराठी बोलता है मराठी बोलो, मराठी नहीं बोलोगे तो थप्पड़ मार देंगे, ऐसा मार देंगे। क्या चल रहा है ये सब? इससे क्या देश का जीडीपी बढ़ेगा? और अगर देखो इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, भारत में राजनेता क्या करते हैं? राजनीति का काम एक ही है, आप लोग को लड़ाते रहना। जो भी आप लोग तो IAS IPS बनोगे, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये भाषा के नाम पे बांट देगा, ठीक है। जहाँ पे जैसे बिहार है, बिहार को डेवलप ही नहीं होने देगा। बिहार अगर डेवलप हो जाएगा तो फिर वहाँ से जो भी पलायन होता है, पलायन तो वो वहाँ पे रुक जाएगा। तो वो सब गेम प्लान है, ये सब के सब ना, जितने भी राजनेता हैं, ठीक है। ये हालांकि मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ, ना कभी आप लोग को बोलता हूँ, लेकिन ये जो टर्म आया ना, यहाँ से मुझे याद आ गया कि अभी मीडिया में क्या चल रहा है हमारा देश। आप लोग जब पद पे बैठोगे ना, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिससे देश का नुकसान हो। देश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, आप लोग उसके हीरे हो, ठीक है, नग हो। अगर आप ही लोग नहीं समेटोगे तो अभी तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है, ये सब बर्बाद करने पे लगे ही हैं। और इससे जब बचता है तो नेता बर्बाद करता है, इससे जब बचता है हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई कराओ, दंगे कराओ। दंगे होंगे तो बाहर का इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा भारत में? क्योंकि अभी आपको पता होगा इकोनॉमी में ना ग्रेड मिलता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। हमारे इंडिया को ना नीचे रखा जाता है सबसे, क्योंकि यहाँ पे अस्थिरता है। खैर ये सब समझाए कौन? अभी वो बोलता है तुम हमारे जात का हो, हमारे कास्ट का हो, तुम ये हो वो हो, वोट लाओ, लड़ाई करो। खैर छोड़ो, ये सब हमारे टॉपिक हैं नहीं, ये आ गया तो समझा दें। यार प्लीज़ आप लोग ना जो पर्सनली मेरे से पढ़ते हो, इन सब चीज़ में मत उलझना कभी भी। कोई ये भाषा नहीं बोल रहा है तो उसको पीट देंगे, यार वो भी इंसान है। और ये हमारा अनुच्छेद बोल रहा है, ये मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा करता है, ये यही बोल रहा है कि भाषा के आधार पे तुम किसी को मारो पीटोगे नहीं। लेकिन तमिल में जाओ उधर मारता है, इधर महाराष्ट्र साइड जाओ उधर हो। खैर छोड़ो, ज़्यादा इस पर कोई टिप्पणी मत करो। अच्छा आगे बढ़ो। ये अनुच्छेद 2 तो हो गया कंप्लीट। अब अनुच्छेद अगर 4 को देखेंगे, इसका आर्टिकल 4 क्या कहता है? अभी वो गाना था ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या हिंदुस्तान हमारा अच्छा है? सब मिलके ये कर रहा है इधर, लड़ाई झगड़े, आपस में लड़ाई करोगे, क्या हिंदुस्तान अच्छा रहेगा? मिल बांट के रहो सब। देखो अनुच्छेद 4 क्या कहता है, किसी को भी गुलामी या दास्ता में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। क्या बोलता है ये? किसी को गुलामी या दास्ता में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये बोलता है किसी को गुलाम आप बना के नहीं रख सकते हो, या फिर दास व्यापार के रूप में, या फिर पहले के ज़माने में क्या होता था, दास का व्यापार किया जाता था। दास व्यापार नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी आर्टिकल थे इन सबको भी मैंने देख लिया, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार निकलते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तो किए ही, इसके साथ साथ ये सब भी किए, और इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी जानकारी दे दिया। हालांकि ये पॉलिटिकल मुद्दा था, लेकिन आप लोग बड़े बड़े पद पे बैठोगे बेटा, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखना, भारत को टूटने मत देना, ठीक है। तो वो एक गाना था ना, हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, ताकि खिलता रहे दिल हमेशा यहाँ। देखो ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ये बोल रहा है कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब एक बात बताओ, देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो देखेंगे, लेकिन यहाँ से जो समझा रहे हैं ना, ये 2023 में PYQ भी है, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझ लो, ताकि CSE 2023 का जब PYQ करो ना, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 110% क्लियर होनी चाहिए। इसका आंसर देखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आंसर तो एक झटके में 1 सेकेंड में बता देंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये तो लद्दाखी है इसके अनुसार। और अंग्रेजी भी है ना, अंग्रेजी भी शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखना, अंग्रेजी भी शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देखना बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है इन सबको भी एनालिसिस करना है। यहाँ पे ये जो 3 भाषा है, बोडो, मैथिली, संथाली, इसके साथ एक और भाषा है डोगरी, ठीक है, यहीं पे लिख लो डोगरी। और
इसके साथ 4 भाषा हो गए। कितने भाषा हो गए? 4। 1 2 3 और 4। ये जो है ये चारों भाषा, इसको याद कैसे रखोगे? देखो ये जो है बोडो डोगरी मैथिली संथाली, इसको याद रखो बड़ी मौसी। ठीक। और घर का जो बड़ी मौसी होती है, ठीक, बड़ी मौसी जो होती है वो कितने साल की होती है? 92 ईयर की है। कितने ईयर की? 92 ईयर की। अभी कोई ये मत बोल देना कि मेरे घर में ना बड़ी मौसी है और वो 93 ईयर की। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। ये 92 ईयर की बड़ी मौसी क्यों है? क्योंकि ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में बड़ी मौसी को ऐड किया था। और बड़ी मौसी का मतलब क्या? बौ से बोडो, डॉ से क्या? डोगरी, मौ से क्या? मैथिली। ये जो है ना मैथिली। ठीक है। और सी से संथाली, ऐसे ध्यान रखो, संथाली। तो एक बात बताओ, ये जो बड़ी मौसी है, इसको बड़ी मौसी का एज कितना था? 92 ईयर। तब तो वो बड़ी मौसी है ना, ऐसे छोटी मौसी होती तो 20 25 35 साल का होता बड़ी मौसी। तो बड़ी मौसी का एज था 92 और इसमें 4 भाषा को जोड़े थे, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ठीक है, ये ध्यान में आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्योंकि पूछा हुआ है इसलिए बार बार समझा रहे हैं आपको। ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसको ऐड किया था। ठीक है। और ये सारे जितने भी हैं ये 8वीं अनुसूची का भाषा है, ये सब 8वीं अनुसूची का भाषा है जिसे 2003 में ऐड किया गया था। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखो, एक और भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है, जिसको कि बोलते हैं सिंधी। अब आप लोग बता सकते हो क्या सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? उसके बाद नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी जो है इसको कब शामिल किया गया था? ये देखो सिंधी जो है ना 1967 में, कब? 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। ऐसे मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप समझ जाना। 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1967 में, तब क्या हुआ? वहाँ से सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि आप कुछ समझाने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो, जैसे ये 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 3 भाषा को और ऐड किया गया। इसके जस्ट तुरंत बाद ही 3 भाषा को और ऐड किया 71वां संविधान संशोधन में। कितना में? 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषा को और ऐड किया। और ये, अच्छा एक बात बताओ, इस दोनों को ऐड करो तो कितना हो रहा? इस दोनों को ऐड करो, एक एक, दो एक, कितना हो रहा? दो एक, ये यहाँ पे ना 72वां लिख लिया, आप इसको 71वां करो, 71वां संविधान संशोधन। अभी अगर जिसको ऐड करोगे ना, 1 1 कितना हुआ? तो 7 2 की 9, तो 92वां संविधान संशोधन हो गया ये, 92वां संविधान संशोधन। अब 92वां संविधान संशोधन में कौन सा भाषा को ऐड किया है? यहाँ पे देखो, बड़ी मौसी को। तो बड़ी मौसी को अगर इस दोनों को जोड़े तो यहाँ पे आ गई हमारी बड़ी मौसी। बड़ी मौसी में बोडो डोगरी मैथिली संथाली 4 लैंग्वेज है। और सिंधी को कब शामिल किया? 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि जब हम 21 में 71 जोड़े तब 92वां संविधान संशोधन हुआ। और 71वां जो संविधान संशोधन है, ये जो है 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, कलर चेंज कर देते हैं, नेपाली, ठीक है, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन तीन भाषा को इन तीन भाषा को 71वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अच्छा एक बात बताओ, सिंधी को कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? फटाफट से बताओ। 21वां संविधान संशोधन द्वारा। अब यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रहा है क्या आप लोग को? मैं जो बता रहा हूँ वो बताओ। यहाँ से अगर देखें, नो मो तो मतलब नमक कितने रुपए का आ रहा है? नमक आजकल 71 रुपये का आ रहा है। अभी ये कोई मत बोल देना कि 71 रुपये का नमक नहीं आता है। मैं ये चीज़ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि नमक कितने रुपए का आ रहा है? 71 रुपये का। और नमक से ये चीज़ ध्यान रखो, 9 से क्या हो गया? नेपाली, मौ से क्या हो जाएगा? मणिपुरी,
क से क्या हो जाएगा, कोकनी, कोंकणी। एक चीज़ आप यहाँ से नोटिस किया होंगे कि नमक कौन मांगता है ज़्यादा, नमक हमेशा मांगती है बड़ी मौसी। कौन मांगती है, बड़ी मौसी, बड़ी मौसी। अब बड़ी मौसी है कितने ईयर की, 92 ईयर की है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कहने का मतलब ये टोटल क्लियर हुआ या नहीं। अब भी तो नहीं भूलोगे ना कभी कि 71वां संविधान संशोधन में किसको ऐड किया था, 92वां संविधान संशोधन में किसको ऐड किया था। नमक 71 वाला जो आता है ना, अभी 71 वाला नमक कोई पूछे ना, बताना सुगत सर बोले हैं 71 का जो नमक आता है बहुत अच्छा होता है। 71 का नमक खाओ, बड़ी मौसी से मंगाओ, और उसके बाद इन सारे भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दो। ठीक है, चलो इन क्वेश्चन से हमने इतना कुछ सीखा। हंसते खेलते कर लेंगे PYQ। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़ते तो जाओ, आप लोग पढ़ो बेटा, इधर उधर बाजार बाद के चक्कर में मत करो, पढ़ते रहो। चलो इस क्वेश्चन को अलविदा कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। ये भी पढ़ा करो, कितने बच्चे ना इसी को नहीं पढ़ते हैं, नहीं को और गलत कर देते हैं। ये बोल रहा है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 14, ठीक है, अभी ये सब तो देखेंगे ही, पहले यही देख लो आर्टिकल 14 है क्या, उसके बाद इन सब को कवर करेंगे। अगर यहाँ पे देखोगे अनुच्छेद 14, और आप लोग लक्ष्मीकांत से ना पढ़ते रहो, जो भी HW दे रहे हैं पढ़ो उसको। देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है, पहला तो यही देख लो ये है क्या हमारा, ये मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार। और मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक है। ये भी ध्यान रखना। ये अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का बात करता है। क्या करता है, विधि के समक्ष समता और समानता का बात करता है, समानता का बात करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये जो अनुच्छेद है ये भी बता रहा है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भेदभाव है कौन कौन, तो भेदभाव है आपका जाति, लिंग, जाति, लिंग, जन्म या स्थान, धर्म या जन्म स्थान, इन सब के आधार पे भेदभाव कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है अनुच्छेद 14 में। और अगर इसके स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो ये जो है क्वेश्चन, इसके इस वाले सारे कथन को पढ़ोगे, ये क्या बोल रहा है, अनुच्छेद अनुच्छेद 14 के बारे में बोल रहा है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब ये बोला विधि के समक्ष समता केवल भारतीय नागरिक को प्रत्याभूत है। अब ये जो बोल रहा है ना केवल भारतीय नागरिक को, केवल भारतीय नागरिक को, तो केवल भारतीय नागरिक को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त हैं ये पता है आपको। देखो केवल भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 15, अगर यहाँ पे हम लिख दें, इधर थोड़ा सा जगह बना के लिख दें क्या, जस्ट वेट, या इसको मिटा दें, आप लोग कर लोगे, इसको देख लोगे, इधर लिख देते हैं। ठीक है, आराम से। आर्टिकल 15 का अनुच्छेद जो भारतीय को प्राप्त है, केवल इसे प्राप्त है, भारतीय को, इंडियन को प्राप्त है। उसमें आता है आर्टिकल 15। ठीक है, उसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है, 15, 16, 19, 29 और 30। अब इसके जितने भी डिफिनेशन हैं और इसके अंदर कौन कौन सा क्या आता है, तो 1 मिनट में देख लो। आर्टिकल 15 क्या कहता है
आर्टिकल 15 बोलता है कि जाति लिंग जाति, अगर यहाँ पे लिख देंगे तो जगह थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो जगह कम हो जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा फिर। खैर लिखते हैं, जहाँ तक आएगा लिख देते हैं। इसमें जाति लिंग ठीक है, और जन्म स्थान के आधार पर स्थान के आधार पर ये जो बोलता है ना भेदभाव, भेदभाव से संबंधित है। अब एक बात बताओ, आर्टिकल 15 तो सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे कि विधि के समक्ष समता। अब विधि के समक्ष समता ये कौन से आर्टिकल में, इतना देखोगे तो ये आर्टिकल 14 है। ये बोल रहा है केवल भारतीय नागरिक को प्रत्याभूत है, मतलब केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सही इसका ये, क्योंकि ये बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, हालांकि ये है गलत, मगर ये जो नहीं दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया क्या, अभी समझ में आ गया ना ये कैसे सही है। तो आर्टिकल ए इज द राइट आंसर। और फिर बोल रहा है यह भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान संरक्षण सुनिश्चित करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 के बारे में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। अगर आर्टिकल 14 यहाँ पे ऐड होता, जो कि सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, अगर वो होता तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है ना किसी व्यक्ति को, मतलब विदेशी जो, उसको भी बोल रहा है विधि के समक्ष समान संरक्षण प्राप्त है। तो ये वाला मतलब राइट है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, बट यहाँ पे निगेटिव है इसलिए इसको गलत किया है। फिर क्या बोल रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा, ये भी सही है। फिर क्या बोल रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में गैर नागरिक, यही तो बता रहे थे विदेशी, तो विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और ये निगेटिव ऑप्शन इसलिए बनाता है यूपीएससी, ताकि बच्चा को लगे अरे ये निगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं, ये राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा, इसलिए ये सारे क्या हो रखे हैं, गलत हो रखे हैं, और यही सही है। तो आपको यहाँ से क्या सीखने के लिए मिला कि इंडियन को जो आर्टिकल प्राप्त है, इंडियन को आर्टिकल कौन कौन से प्राप्त है, पहला तो यही है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है, जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब आर्टिकल 16 देखोगे तो आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है, रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 बोल रहा है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे बोल देता हूँ। ये बोलता है रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में तुम्हें अवसर की समानता देता है, अवसर की समानता। आर्टिकल अगर यहाँ पे फिर देखोगे 19 है, 29 है, तो इन सारे आर्टिकल को ना एक बार जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो ना, लक्ष्मीकांत, वहाँ पे ये सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, इन सारे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो। और कोई भी बच्चा जो यूपीएससी दे रहे हो या सीडीएस का पेपर दे रहे हो, अनुच्छेद 1 से लेके बेटा अनुच्छेद 50 तक ना अपने जवान पे याद कर लो। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। बार बार बोल रहा हूँ आपको, और ज़्यादा आर्टिकल नहीं याद रखना है मत रखना, लेकिन इतना आर्टिकल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। 5 स्टार दे के आपको बता रहा हूँ, मुझे अभी देखोगे ना कम से कम 100 प्लस आर्टिकल याद है, ठीक। ये कैसे याद है, तो आप लोग बोल दोगे सर आप तो पढ़ाते रहते हो तो याद है, तो इसी तरह से आप भी बेटा इसका रिवीजन करो, जितने बार रिवीजन करोगे याद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। रिवीजन देखो, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, अगर पढ़ाई की कोई लेक्चर है तो उसको बहुत कम बच्चा देखेगा। अगर यही कोई डांस वांस का होता कितने चाव से देखते सब। तो ये सारे क्वेश्चन CISF के ख़त्म हो गए, यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे, ठीक, CISF ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखोगे आपका CAPF भी ख़त्म हो रखा है ये पूरा, अभी बचा है CSE। तो ये मैंने पूरा लेक्चर ही करवा रखा है, ये पूरा लेक्चर का सीरीज कंप्लीट करा रखा है A to Z। इसमें जितने लेक्चर हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 57 से लेके और कहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 85 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 से लेके 85 तक ये सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल से इसी चैनल पे एनालिसिस करवा रखा है। 2024 का पेपर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन किस चीज़ का 2024 का ही है ना, तो आप लोग 2024 CSE का लेक्चर देखना, पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, प्ले लिस्ट बनाए, प्ले लिस्ट में देखना ये सारे क्वेश्चन
डायरेक्ट डील किए हुए हैं। आप 57 नंबर क्वेश्चन देख लेना कहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से 85 तक कर लेना, ठीक है। क्योंकि आज ही इस सीरीज को ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद अब आज से चलेगा ईयर वाइज। अब कल से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सारे ईयर वाइज होंगे। पहले तो जो भी लेक्चर बचा है 2024 का उसको कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद 2025 का करवा दूंगा, ठीक है। और वहीं से फिर CDS का 1-2 पेपर करवा देंगे। CDS का 2024-25 में जो भी क्वेश्चन आया उसको करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है 2024 का ही, तो 2024 का अब इसको करवाएंगे कहाँ पे, ईयर वाइज में। जो भी बच्चे इसको नहीं किए हो अभी रहने दो, कोई बात नहीं। क्वालिटी के साथ साथ और भी जितने क्वेश्चन हैं सबको करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर CDS है, ये भी वहीं पे होगा ईयर वाइज में। और NDA का क्वेश्चन ना सबसे लास्ट में करवाएंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। और पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं मेरे से, बहुत कम। जो भी क्वेश्चन रहेंगे मैं सारा करवा ही दूंगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बेटा पढ़ते रहो, ठीक है, मुस्कुराते रहो, माँ बाप का इज्जत करते रहो। बहुत सारे बच्चे थोड़े पढ़ लिख लेते हैं, माँ बाप का इज्जत नहीं करते हैं, उनका इज्जत करो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग के लिए आवश्यक सूचना, जो भी बच्चे हिंदी लिटरेचर की तैयारी करते हो, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल, पूरा A to Z सिलेबस वाइज टू द पॉइंट मैं खुद से पढ़ाऊँगा। और इसमें पूरा वीक में आपको एक टास्क दिया जाएगा, उस टास्क को पूरा करोगे। और UPSC के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पे UPSC के क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसी तरह से जो भी टॉपिक हिंदी लिटरेचर में कंप्लीट करवाएंगे, उसका जितने भी PYQ हैं सारे PYQ को लिखवाएंगे। और ऐसा ये सेशन ऐसा चलेगा नहीं, उसमें जितने भी बच्चे इनरोल होंगे सबका जूम कॉल पे सबका टेस्ट लिया जाएगा, सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन तूने कैसे किया, इसको कैसे किया। जो भी बच्चे हिंदी ऑप्शनल वाले हो, जो 2026 में पेपर दोगे, ठीक है, वो बच्चे इसमें आ जाना, इस वाले ग्रुप में। बहुत जल्द इस वाले ग्रुप का लिंक विंक सब क्रिएट हो जाएगा। अभी प्रिंटेड नोट के लिए हम देख रहे हैं, प्रिंटेड नोट इधर मिलेगा या हैंड नोट मिलेगा, वही सब सोच रहे हैं। बहुत जल्द ये बैच शुरू होगा और 3 से 4 महीने में ये पूरा बैच ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे कभी भी एग्ज़ाम दोगे, 2026 में दोगे, 27 में दोगे, अगर आपको इनरोल होना है तो बता देना। अभी बहुत जल्द आपको नंबर एक दे दिया जाएगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, जिसको भी ज्वाइन होना होगा, ठीक है, उसको एंट्री मिल जाएगा ग्रुप में। और इसका कुछ ये पेड बैच होगा, ऐसा नहीं है फ्री है, ये पेड बैच। मिनिमम फीस होगा इसका, अगर कोई कोचिंग, जितने भी UPSC का कोचिंग है ऑप्शनल पढ़ाने का, जितने भी पैसे लेते होंगे ना, उन सबसे कम फीस में मैं पढ़ाऊँगा, बिकॉज ऑफ दैट कि ये मेरा फर्स्ट बैच है। तो आप लोग पैसे के लिए टेंशन मत लेना। और कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो भी पढ़ना चाहता है, तो उस बच्चे को भी हम एंट्री देंगे, टेंशन मत लेना। चलो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।